हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने चैप्टर नंबर 7 को अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है साउंड। तो पहले हम इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर का। साउंड इज अ काइंड ऑफ सेंसेशन परसीव्ड बाय आवर ब्रेन एंड रिसीव्ड और डिटेक्टेड बाय आवर ईयर्स। Vibration is a mechanical phenomenon whereby oscillations occur about a central position and produce sound. Sound travels through air. Some sounds are pleasant to hear, whereas others are classified as noise, which are unpleasant to hear. तो बच्चों, जो साउंड होती है वो एक सेंसेशन होती है जो कि हमारे ब्रेन को परसीव होती है, और जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमारे ईयर्स में डिटेक्ट होते हैं और रिसीव होते हैं। तो वाइब्रेशन जो होते हैं वो एक मैकेनिकल फिनोमेनन है, और जो साउंड होता है वो एयर में ट्रैवल करती है, एयर के थ्रू ट्रैवल करती है। कुछ साउंड्स जो होती है वो थोड़ी प्लेजेंट होती है, और कुछ साउंड जो होती है वो अनप्लेजेंट होती है, और उन साउंड्स को हम नॉइज भी कहते हैं। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड है बच्चों, आप इसे खुद से रीड करना। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा साउंड। साउंड एक काइंड ऑफ सेंसेशन है जो कि परसीव होती है हमारे ब्रेन को, और रिसीव्ड होती है और डिटेक्ट होती है हमारे ईयर्स को। जो साउंड की यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि वाइब्रेशन करके साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। वाइब्रेशन एक मैकेनिकल फिनोमेनन है whereby oscillations occur about a central position. For example, movement of a tuning fork, strings of violin, gong of electric bell, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू। अब रेंज ऑफ लाउडनेस क्या होती है स्टूडेंट्स? अगर जो रेंज ऑफ लाउडनेस है 1 से 10 डेसिबल के बीच में हो, तो जो फीलिंग होगी वो जस्ट ऑडिबल की होगी, कि मतलब बस सुना ही दिया है। अगर वो 10 से 30 के बीच में हो तो वो काफी क्वाइट होगी। 30 से 50 के बीच में हो तो क्वाइट होगी। 50 से 70 के बीच में हो तो मॉडरेटली लाउड होगी। 70 से 90 के बीच वेरी लाउड होगी। 90 से 120 डेसिबल के बीच अनकंफर्टेबली लाउड होगी, और 120 से 180 के बीच में पेनफुल होगी। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 आ जाती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, वो वाइब्रेशंस का यूज करते हैं जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है। अब उनके वाइब्रेशन के काइंड पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइप के हैं। तो उनके काइंड पे 3 टाइप से डिवाइडेड होते हैं। पहले आते हैं स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि गिटार हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया। ये कैसे होते हैं? ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये मेटल वायर्स का यूज करते हैं वाइब्रेशन के लिए और साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, इसमें वो वेरी होती है बाय द लेंथ ऑफ द वायर। नेक्स्ट आते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि फ्लूट हो गया, शहनाई हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वाइब्रेशंस का यूज करते हैं, जो कि एयर कॉलम में होती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके पास होल्स होते हैं और ओपनिंग्स होते हैं, जिससे जो एयर का फ्लो होता है वो कंट्रोल्ड हो पाता है मैनुअली। दिस चेंजेस द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, thereby producing varying sounds. थर्ड आते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम्पल हो गए जैसे ड्रम, तबला, बोंगो एटसेट्रा। ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इनके पास एक स्ट्रेच्ड स्किन होती है जिनकी वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है। लाउडनेस जो होती है इसकी इंक्रीज होती है अगर हम उसे जो स्किन है उसको तेज स्ट्राइक करते हैं, और उनकी पिच जो होती है वो भी उनकी जो पिच होती है वो भी इंक्रीज होती है अगर उनकी स्किन को
ज्यादा स्ट्रेच करते हैं। अब आता है बच्चों साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अस, हम कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं लैरिंक्स की मदद से और एडम्स एप्पल और वॉइस बॉक्स की हेल्प से। जो वॉइस बॉक्स होता है स्टूडेंट्स वो एंटीरियर नेक में प्रेजेंट होता है, जिसका एक एंड जो होता है फेरेनिक्स से कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड होता है ट्रैकिया और विंड पाइप से कनेक्टेड। लैरिंक्स जो होता है वो मैनिपुलेट कर सकता है हमारी पिच को और वॉल्यूम को। अब आता है बच्चों फोनेशन। The process of sound production by quasi-periodic vibrations of the vocal cord or larynx और voice box is called phonation। तो phonation क्या होता है, जब sound produce होती है quasi-periodic vibration से किससे, vocal cord से, larynx से या फिर voice box से, तो उस process को क्या कहते हैं, phonation कहते हैं। larynx box जो होता है उसमें दो vocal cord tissues होते हैं। जब हम बात करते हैं तो जो वोकल कॉर्ड टिश्यूज होते हैं वो पुल्ड होते हैं और एक गैप प्रोड्यूस करते हैं उनके बीच में। उससे जो एयर होती है वो पास होती है उस स्पेस से और क्या करती है, विंड पाइप में क्रिएट करती है। When air passes through the gap in between vocal cord tissues, it causes them to vibrate and vibrating vocal cords produce sound। तो जब एयर पास करती है उस गैप से तो जो वोकल कॉर्ड टिश्यूज होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं और जिससे जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है। अब मीडियम क्या होता है साउंड प्रोपेगेशन का। पहला आता है साउंड प्रोपेगेशन थ्रू एयर। जो साउंड हम हियर कर पाते हैं वो एयर के थ्रू ट्रैवल करती है जनरली। We can say that air is the medium for propagation of sound। तो एयर जो है वो साउंड की प्रोपेगेशन के लिए एक मीडियम है। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में वो अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट आता है साउंड प्रोपेगेशन थ्रू लिक्विड। तो जो साउंड होते हैं वो मच मोर फास्टर मूव करती है लिक्विड्स में देन इन एयर। एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है जो कि सजेस्ट करती है दैट साउंड कैन ट्रैवल इन लिक्विड इज स्विमिंग अंडर वाटर। तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वाटर में वो अप्रोक्सीमेटली 1450 मीटर पर सेकेंड होती है। थर्ड आता है साउंड प्रोपेगेशन थ्रू सॉलिड। जो साउंड की मूवमेंट होती है वो मैक्सिमम होती है इन केस ऑफ द सॉलिड बिकॉज जो क्लोज विसिनिटी होती है पार्टिकल्स की उसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल I think each of us must have experienced that when we put our head on the table we hear the sound in it। तो आपने भी कभी ये नोटिस किया होगा जब हम अपने हेड को टेबल के ऊपर रखते हैं तो हम क्या सुन पाते हैं, एक साउंड सुन पाते हैं उससे। इट इज नथिंग बट द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड दैट जनरेट साउंड। वो क्या होते हैं, वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के जो कि साउंड को जनरेट कर रहे होते हैं। अब आता है साउंड प्रोपेगेशन थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम एक स्पेस है और एक रीजन है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता और एयर नहीं होती। तो साउंड जो होती है वो वैक्यूम के थ्रू प्रोपेगेट नहीं कर पाती। If there is vacuum between source of sound and sound detector, then sound does not travel in it or it cannot be heard. How we hear? Ear can detect the sound produced by any source that is within the audible frequency range। तो हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि होता है ईयर। वो क्या करता है, वो डिटेक्ट कर पाता है जो कि साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। अगर वो हमारे ऑडिबल रेंज की होती है तो हम उसे सुन पाते हैं। दो वी कैन हियर साउंड इन द रेंज ऑफ, हमारा जो रेंज है वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज का।
We can produce sound within the range of 60 to 13,000 hertz. अब हमारे ईयर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आता है आउटर ईयर। ये कोनिकल शेप का होता है और इसमें ईयर कैनाल होता है जो कि क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इनकमिंग जो साउंड आ रही होती है उसको ईयर ड्रम के पास और मिडल ईयर के पास लेके जाता है। फिर आता है बच्चों मिडल ईयर। मिडल ईयर को हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। जो साउंड जनरेट वाइब्रेशन होती है वो ईयर ड्रम में होती है। तो जो साउंड वाइब्रेशन जनरेट करती है वो ईयर ड्रम में होती है। अब यहाँ पे एक फैक्ट आ जाता है, on 1 square inch of human skin there are 20 million microscopic creatures। तो 1 स्क्वायर इंच पे जो ह्यूमन की स्किन पे अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों इनर ईयर। Vibrations of the eardrum are transmitted onto the hair like projections of nerve cells of inner ear। तो जो वाइब्रेशंस होती है ईयर ड्रम की वो कहाँ ट्रांसमिट होती है? फिर एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि इनर ईयर में होते हैं। नर्व सेल वाइब्रेशंस जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स परसीव्ड बाय ब्रेन दैट इन टर्न जनरेट साउंड। तो जो नर्व सेल वाइब्रेशन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं जो कि हमारे ब्रेन परसीव कर पाता है और साउंड जनरेट करता है। अब आता है बच्चों साउंड लाउडनेस। हेवियर साउंड इज द लाउडर वन। जितनी ज्यादा साउंड हैवी होगी उतनी ज्यादा लाउड होती है। लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का स्क्वायर। दैट मीन्स लार्जर द एम्पलीट्यूड हेवियर द साउंड विल बी। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी ज्यादा साउंड हैवी होगी और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी सॉफ्टर और जेंटल साउंड होगी। लाउडनेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। दिस मीन्स दैट इफ द एम्पलीट्यूड इज डबल, अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए तो जो लाउडनेस होगी वो 4 टाइम्स से इंक्रीज होगी। जो हेवियर साउंड होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक हम सुन पाते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स नॉइस। नॉइस क्या होता है? एनी अनवांटेड और अनप्लीजिंग साउंड इज टर्म्ड एज नॉइस। तो कोई भी अनवांटेड सी साउंड और अनप्लीजिंग सी साउंड जो होती है उसको हम नॉइस कहते हैं। नॉइस अगर ज्यादा लाउड हो तो वो हमारे अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंस और हमारी जो हियरिंग होती है उसको डैमेज भी कर सकती है, टेम्परेरी या फिर परमानेंटली भी। It is the loudness of the sound which decides whether the sound is pleasing or unpleasing। तो साउंड की लाउडनेस पे डिपेंड करता है कि जो साउंड है वो प्लीजिंग है या फिर अनप्लीजिंग है। The sound that is too loud is termed as noise pollution। अगर साउंड कुछ ज्यादा ही लाउड है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। Even the music being played too loudly causes noise pollution। The loudness of the sound is measured in decibel। जो loudness होती है साउंड की डेसिबल में मेजर की जाती है। अब यहाँ एक्टिविटी 2 आती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से रीड करना। Now here's a fact also। Supersonic jets fly faster than sound। जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं वो साउंड से भी ज्यादा फास्टर ट्रैवल करते हैं। So you are able to hear them only after the jet passes you। तो जो जेट होते हैं उनकी आवाज हमारे तक तब तक पहुंचती है जब तक वो पास कर चुके होते हैं। अब आता है स्टूडेंट साउंड पिच। श्रिल वॉइस इज अ पिच्ड साउंड। It depends on frequency of vibration and does not depend on amplitude of vibration। तो जो श्रिल वॉइस होती है वो पिच्ड साउंड होती है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है और ना कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे। जो हाई पिच्ड साउंड होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस होती है और जो लो पिच्ड और शैलो वॉइस होती है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड से प्रोड्यूस होती है। अब आता है स्टूडेंट्स ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड वो साउंड होती है जो कि हम सुन सकते हैं,
उसको हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। और इनऑडिबल साउंड वो साउंड होती है जो कि हम सुन नहीं पाते। इसकी रेंज या तो 20 हर्ट्ज से कम होगी, उसको हम इंफ्रासोनिक साउंड्स भी कहते हैं, या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, जो कि हम ह्यूमंस नहीं सुन सकते। जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं वो एलिफेंट्स और व्हेल्स डिटेक्ट कर पाते हैं। जो अर्थक्वेक की साउंड होती है वो इसी फ्रीक्वेंसी की होती है। और अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है वो अल्ट्रासाउंड में यूज की जाती है, जो कि मेडिकल एक्टिविटीज और ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। अब आता है बच्चों रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। As a sound wave reaches the end of its medium, it undergoes certain characteristic behaviors. Whether the end of the medium is marked by a wall, a closed tunnel, a hill, or the interface with water, there is likely to be some absorption and some reflection or echo of the sound wave. Echo क्या होता है? Echo एक faint sound होता है जो कि बनता है हमारे ओरिजिनल साउंड से। तो जब when you speak loudly in front of a hill or a large building at some distance, reflection of the sound occurs in the same way as the ball bounces from the wall. तो जब हम loudly बोल रहे होते हैं किसी हिल के सामने या फिर किसी लार्ज बिल्डिंग के सामने जो कि कुछ डिस्टेंस पे होती है, तो रिफ्लेक्शन अकर होता है वहां पे, जो कि एक बॉल जब बाउंस करती है वॉल से उसी की तरह होता है। Surfaces reflect sound whether they are far or near. Then why do we hear an echo only when the surface is far away? This is because if the echo reaches our ears very quickly, we are not able to distinguish it as a separate sound. तो जो echo होती है वो हमारे कानों तक अगर जल्दी पहुंच जाए तो हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। In fact, ears are able to distinguish the two sounds clearly only when the second sound is received after 1/10th of a second or more from the first sound. Just like reflection, sound also shows the property of absorption. तो रिफ्लेक्शन की तरह ही साउंड भी एब्जॉर्प्शन शो करता है। As we speak, sound always gets partly reflected and partially absorbed. तो जब हम बोलते हैं तो हमारी जो साउंड होती है वो पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है और पार्शली एब्जॉर्ब हो जाती है। जो हार्ड सर्फेसेस होते हैं वो बेटर रिफ्लेक्टर्स होते हैं साउंड के, वाइल जो सॉफ्ट सर्फेसेस होते हैं वो बेटर होते हैं एज एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड। जो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है वॉल्स में जो यूज किया जाता है ऑडिटोरियम्स में, वो अनड्यू रिफ्लेक्शन को स्टॉप करने के लिए यूज होता है, और जो एको होती है उसको भी स्टॉप करने के लिए होता है। ये कॉमन होता है वॉइस रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में टू मेक देम साउंड प्रूफ एंड कट डाउन एनी सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा नॉइज। अब एको के एप्लीकेशन क्या क्या है? एको जो होता है वो यूज होता है टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको कोई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को लोकेट करना हो तो एको का यूज किया जाता है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो एको का यूज करते हैं टू गेट अ पिक्चर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो बैट्स होते हैं वो एकोज का यूज करते हैं अपने प्रे को लोकेट करने के लिए। अब आता है बच्चों क्वालिटी ऑफ साउंड। जो क्वालिटी ऑफ साउंड होती है वो फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होती है जो कि प्रेजेंट होती है उनमें। When a wire is struck in guitar, it produces a basic sound of certain frequency called the fundamental. तो जब वायर स्ट्रक होती है गिटार के साथ तो वो एक बेसिक साउंड प्रोड्यूस करती है जो कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी की होती है, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल। वाइल जो मिक्सचर ऑफ साउंड्स होते हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होती है और वेरिंग लाउडनेस की होती है जो कि प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक्स कहते हैं।
अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आ जाते हैं और चैप्टर की समरी आ जाती है। आप इसे रीड करना, इससे आपका जो चैप्टर है वो पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।